हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 133 ब्लॉक 4 यूनिट 9 दैट इज़ इलेक्ट्रल प्रोसेस। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को स्किप करके हम आ जाते हैं डिफाइनिंग एन इलेक्ट्रल सिस्टम। ठीक है, तो ये अब अगर आप इलेक्ट्रल सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि सारे जो भी इलेक्शंस वगैरह के मैकेनिज़म्स होते हैं ना उसको रूल करती है या फिर उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, किस तरीके से उसको चलाना, ये सारी चीज़ें होती है। अब ये इलेक्शन के सारे एस्पेक्ट को कवर करती है, लाइक राइट टू वोट जो होता है हमारा, ठीक है, उसे भी कवर करती है। इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करना या जो भी मशीनरी यूज़ होती है इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए, वोटिंग का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बैलेट सिस्टम का, इलेक्शन कैंपेन का एक्सपेंडिचर कितना है, फाइनेंशिंग किस तरीके से हो रही है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का मैग्नीट्यूड है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन की चीज़ें बटी हुई हैं वो किस तरीके से, डेट क्या है वोटिंग की, या फिर जो वोट्स की काउंटिंग है उसमें कितनी फेयरनेस दिखाई जा रही है, या जो भी अगर इलेक्ट्रल डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर में या इलेक्ट्रल स्ट्रक्चर के अंदर में आती है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन है कि जो भी वोटिंग वगैरह होती है, जो भी वोट्स होते हैं उसको सीट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी ये करते हैं। ठीक है, अब इनके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेट स्ट्रक्चर। अब बैलेट स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि ये सिग्निफाई करते कि कितने नंबर ऑफ वोट्स एक वोटर कास्ट कर सकता है, मतलब एक पर्सन या एक वोटर कितने वोट कास्ट कर सकता है, ये बैलेट स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। ठीक है, या सिग्निफाई करती है। इवन एक पर्सन को, मतलब एक सिंगल कैंडिडेट एक ही वोट पास कर सकता है, इसके लिए वो अलाउ करती है। एंड देन जो रैंक ऑर्डर होती है ना कैंडिडेट की, जो भी रैंकिंग होती है उनकी, वो भी यही डिसाइड करती है, मतलब बैलेट स्ट्रक्चर के अंदर में ही आते हैं। अब अगर आप दूसरी दैट इज इलेक्ट्रल फॉर्मूला की बात करो तो जो वे ऑफ वोटिंग होती है कि किस तरीके से वोटिंग होने वाली है या फिर किस तरीके से उसको सीट में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। ठीक है, इवन जो मैकेनिज्म यूज़ करती है लाइक प्लूरलिटी, मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट की या प्रोपोर्शनल गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में डिसाइड होती है, वो फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं थर्ड पे, दैट इज डिस्ट्रिक्टिंग एंड डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो प्रोसेस है ना कि हर टेरिटरी को एक कंसिस्टेंसी या फिर इलेक्ट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो हमें बांटना होता है या डिवाइड करना होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्टिंग, कि किस तरीके से हम बांट रहे सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में। ठीक है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड होता है वो रिफ़र करता है जो नंबर ऑफ सीट इच डिस्ट्रिक्ट होल्ड करता है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के एक नंबर ऑफ सीट होती है, राइट, कि इस डिस्ट्रिक्ट में डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कि इस एरिया में या फिर इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सीट्स होंगे, वो चीज़ें जो डिसाइड होती है वो भी इसके अंदर में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड के अंदर में आते हैं। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट हुई है डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हाँ ये इतने मेंबर्स हैं जो इलेक्ट हुई है, इनके ऊपर वोटिंग होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन हम आ जाते हैं वेराइटीज़ ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम है प्लूरलिटी सिस्टम। अब प्लूरलिटी सिस्टम में होता है कि ये रिफर करता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, FPTP। ठीक है, अब इसका मतलब है जो भी विनिंग कैंडिडेट है वो पर्सन है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली है, रादर कि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है या नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको सबसे ज़्यादा अगर मिली है तो वो, जैसे कि हमारे क्लासेस वगैरह में, ठीक है, टेस्ट वगैरह जो होते हैं, या फिर टेस्ट छोड़ दो, नॉर्मल एग्ज़ाम्स वगैरह भी जो होते हैं उसमें हम ये देखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट आता है, देन उससे कम है सेकंड आता है, ऐसे आता है, राइट। तो उस तरीके से होते हैं, वहाँ पे हम एक नंबर सिग्निफाई नहीं करते कि नहीं इससे ऊपर ही आना चाहिए, कि मतलब 90% के ऊपर होगा तभी फर्स्ट होगा, उससे कम है या फिर अगर ज़्यादा भी मिली है तब भी नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो वही है प्लूरलिटी सिस्टम, जहाँ पे जिस कैंडिडेट को या फिर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली है वो जीत जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोकसभा देख सकते हो, स्टेट विधानसभा इलेक्शन देख सकते हो, ये सारी चीज़ों में ये चीज़ें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का प्लूरलिटी सिस्टम यूज़ होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेजॉरिटी सिस्टम पे। अब मेजॉरिटी सिस्टम का मतलब ये है कि जिस भी कैंडिडेट को 50% वोट से ज़्यादा मिली है, वो मेजॉरिटी लाइन को क्रॉस कर रहा है, देन उसको बोलेंगे मेजॉरिटी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर में 2 मेथड यूज़ होती है। पहला 2 राउंड सिस्टम। 2 राउंड सिस्टम में ये होता है कि 2 राउंड ऑफ वोटिंग होती है, डिपेंडिंग की जो फॉर्मूला है
या फिर जो मेजॉरिटी का जो फॉर्मूला है वो अचीव हुई है या नहीं। मतलब जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन होती है अगर उसमें कोई एक पार्टी जीत जाता है तब तो ठीक है, ठीक है, मतलब कोई एक कैंडिडेट का अगर आ जाता है मेजॉरिटी तो ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि नहीं होती है, मतलब कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं निकल के आती है, तो जो दो टॉप के दो कैंडिडेट होंगे जिनको सबसे ज़्यादा मिली है ना, उन दोनों के बीच में फिर से सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन होल्ड होगी, जिसमें वोटर्स फिर से कैंडिडेट्स के लिए नहीं पार्टीज़ के लिए, मतलब कैंडिडेट्स के लिए वोट करेंगे, पार्टीज़ के लिए नहीं करेंगे जब वो सेकेंड राउंड होगा उसमें, ठीक है। तो ऑल्दो वोटर्स इसमें जो वोट करते हैं ना सिंगल कैंडिडेट के लिए, वो स्विच कर सकते हैं एक पार्टी से दूसरे के लिए। जैसे कि उन्होंने वोट किया एक सिंगल कैंडिडेट को, लेकिन उन्होंने वो स्विच कर लिया पार्टी, मतलब सेकेंड पार्टी में स्विच कर लिया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये वोट जो होती है ना पार्टी और कैंडिडेट के बीच में डिवाइड नहीं हो सकती। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे चेंज कर लेता है तो वो वहीं पे माना जाएगा, मतलब वो उस पार्टी का ही माना जाएगा वोट्स वगैरह, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अल्टरनेटिव वोट सिस्टम पे। इसके अंदर ही है, मतलब इसका ही सबसे मेजॉरिटी सिस्टम का सब सिस्टम है ये। दैट इज़ इसमें जो भी वोटर्स होती है वो रैंक करती है सारे कैंडिडेट को ऑर्डर वाइज, मतलब वो 1 लिखेंगे अगर उनका फर्स्ट चॉइस है, फिर 2 लिखेगी अगर सेकंड चॉइस है, 3 लिखेगी अगर थर्ड चॉइस है, और इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो जो वोट्स वगैरह काउंट होती है वो इस चीज़ पे काउंट होती है कि कितने पर्सन ने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो अगर विनिंग कैंडिडेट इसमें मेजॉरिटी मिल जाती है कि एज अ फर्स्ट चॉइस में उनको मेजॉरिटी मिली है तो ये मान लिया जाता है। लेकिन इन केस कोई भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिलती एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जो सबसे कम, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा कम मिला है ना, उनके वोट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी लोगों में एज अ सेकेंड प्रेफरेंस, एंड देन उसको हम काउंट करते हैं। एंड देन ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एक पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। थर्ड इज़ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मिक्स्ड मेंबर सिस्टम। ये हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि भाई साहब इसको समझाना, मतलब वो सारी चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी, मैं कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था, तो हम टेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है, ये एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस होता है जिसमें जो ये होता है कि जो भी परसेंटेज ऑफ सीट होगी ईच पार्टी का, मतलब हर पार्टी के कितने परसेंटेज ऑफ सीट है, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए उसके वोट शेयर के, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ वोट शेयर क्या है उसमें एक नेशनल इलेक्शन में उसे मिलना चाहिए, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। एंड देन इसका मतलब ये है कि जो शेयर ऑफ सीट होता है, मतलब कितनी सीट उन्हें मिली है लेजिस्लेचर में ईच पार्टी को, वो मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए उनकी जो भी वोटिंग पैटर्न है, उनको कितना वोट मिला है उससे पूरी तरीके से इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर किसी भी पार्टी को 35% वोट मिलती है तो उनको 35% सीट मिलनी चाहिए लेजिस्लेचर में। अगर किसी को 82 मिलती है तो उसे 82 मिलना चाहिए। इस तरीके से फंक्शन होती है, मतलब दोनों इक्वली प्रोपोर्शनेट होती है, ठीक है। देन जो मेजर रीज़न होता है कंट्री प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट करती है वो ये होता है कि ये जो टर्म होती है वो डिसप्रोपोर्शनलिटीज़ अवॉइड करता है एक मेजोरिटेरियन सिस्टम में, और ये हाई डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के कारण जो फंक्शनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है। वो आप बोल सकते हो कि ओवरऑल बहुत ही सही सिस्टम है, लाइक वो चीज़ें फंक्शन करती है क्योंकि जितनी सीट आपको मिली है, मतलब अगर आपको वोट इतना मिला है 85%, दैट इज़ जो लोग चाहते हैं, जो भी हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि आपका, मतलब आपको उन्होंने वोट दिया, आपको जिताया, तो दैट इज़ वो यही चाहेंगे ना कि आप फैसला लो। तो इसलिए लेजिस्लेचर में भी आपका उतना ही टेक होगा ताकि आप उस चीज़ को बेटर फंक्शन कर सको, ठीक है। देन अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ये होता है कि जो मल्टी मेंबर कंसिस्टेंसीज होती है, ठीक है, जो वोटर्स वोट करते हैं कैंडिडेट्स को, मतलब वहाँ पे कैंडिडेट्स को वोट दी जाती है, पार्टीज़ को वोट नहीं की जाती है। अब हर पार्टी से ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट आते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या फिर सीट के लिए लड़ते हैं, एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के लिए फिल करते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिव वोट सिस्टम की तरह ही यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, मतलब जो भी प्रेफरेंशियल वोटिंग्स होती है, मतलब वोटर्स को एक सिंगल वोट ही देना है
ठीक है, बट वो रैंक वाइज देना है, मतलब रैंक करेंगे वो कैंडिडेट को कि उनका कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, चॉइस वगैरह में ये सारी चीज़ें। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको एक पर्टिकुलर कोटा या फिर आप बोल सकते हैं एक मेजॉरिटी पर्टिकुलर जो भी होता है ना, जो बनाया जाता है कि इतना तो मिनिमम उनको मिलना ही चाहिए, तो वो चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ता है ताकि वो विनर हो। ठीक है, तो वो जो भी फॉर्मूला वगैरह वो आप देख सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे फॉर्मूला दिखाओगे एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, हम आ जाते हैं लिस्ट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब इसका मतलब होता है पार्टी लिस्ट सिस्टम, जहाँ पे जो इधर या फिर आप बोल सकते हो मल्टी मेंबर कंसिस्टेंसी हो या सिंगल कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, ये सारे होल एक कंट्री की तरह मतलब एक सिंगल कंसिस्टेंसी माना जाता है। लाइक नेदरलैंड की बात करो, इजराइल की बात करो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हर पार्टी एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर करती है सारे सीट्स के लिए कि इस सीट के लिए ये कैंडिडेट है, इस सीट के लिए ये। ठीक है, और आप बोल सकते हो वो चीज़ें फिल की जाती है बिफोर द वोटर्स, जो भी हमारे वोटर्स हैं उनके सामने वो लिस्ट को रखी जाती है। ठीक है, अब जनरली जो वोटर्स होती है वो पार्टीज़ के लिए नहीं, कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। यहाँ पे भी जो पार्टीज़ के लिए वोट मतलब जो लिस्ट, जो भी इंडिविजुअल लिस्ट उन्होंने सबमिट किया ना, उसके आधार पे ही वोटिंग होगी। मतलब जो भी वोटर्स है वो पहले उसको एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, मतलब वोट देंगे। अब इसमें भी जो सीट होती है ना, जिस तरीके से एलोकेट की जाती है पार्टीज़ को कि आप इतने कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो इतने सीट से, वो डिपेंड करता है कि जो भी नेशनल इलेक्शन है उसमें उनको कितनी परसेंटेज वोट मिली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, मतलब मोर और लेस सेम एज द प्रीवियस मंथ। ठीक है, कि अगर 25% मिलता है तो 160 सीट होगा लेजिस्लेचर में, तो 20% ऑफ इट, वैसे टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें फंक्शन करती है। आई होप इसका समझ आ गया होगा। हम आते हैं मिक्स मेंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर में ना जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसमें कुछ सीट जो होती है लेजिस्लेचर में वो फिल होती है प्लूरलिटी सिस्टम के थ्रू, कुछ मेजॉरिटी सिस्टम का यूज़ करती है और कुछ पीआर का यूज़ करती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला का यूज़ करती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स होती है, बट इनका मेन एम होता है एक बैलेंस क्रिएट करना या फिर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसीज में। ठीक है, तो जो प्लूरलिटी सिस्टम है वो ज़्यादा फेयर रिप्रेजेंटेशन एसोसिएट करता है, वो भी पीआर सिस्टम के थ्रू। तो मिक्स सिस्टम में आप नॉर्मली ये देखते हो कि वोटर्स 2 वोट कास्ट करती है। यहाँ पे एक होता है कैंडिडेट बेस्ड वोट, जहाँ पे वो कैंडिडेट को वोट करती है, दूसरा होता है जहाँ पे वो पार्टी को वोट करती है। ठीक है, तो दोनों को रिस्पेक्टिवली वो चीज़ें देखा जाता है। अब एक डिवाइडल बैलेट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मिक्स मेंबर है, 2 तरह की वोट हो रही है, तो इसलिए एक चीज़ एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, जहाँ पे जो वोटर्स है वो कास्ट कर सकती है लाइक अपना वोट कैंडिडेट को। ठीक है, कैंडिडेट टायर को, किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को वो वोट कर सकते हैं, और उनका जो लिस्ट वोट है वो किसी और पार्टी को अगर वो देना चाहे, फॉर सपोज उनको पसंद है कि इस पार्टी का ये लीडर अच्छा है, तो हमने ये लीडर को कैंडिडेट वाले में वोट कर दिया, बट हमें यह पार्टी पसंद नहीं है, कोई और पार्टी पसंद है, तो हमने उस दूसरी पार्टी को हमने वोट कर दिया। मतलब उसके पास फुल ये पावर होती है कि वो 2 डिफरेंट चीज़ों को उनके अपने विश के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इस सिस्टम के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, दूसरा होता है मिक्स मेंबर मेजॉरिटेरियन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट टायर, ठीक है, या फिर जो पार्टी लिस्ट टायर होती है, वो एक लोअर टायर या हायर टायर की तरह देखी जाती है। कैंडिडेट को लोअर टायर देखते हैं और पार्टी लिस्ट जो होती है उसको हायर टायर की तरह देखते हैं। ठीक है, अब वो लिंक होते हैं एक दूसरे से इन द सेंस की जो भी सीट वो जीतते हैं, ठीक है, वो लिस्ट टायर को मतलब एम्प्लॉय की जाती है। ठीक है, ताकि वो ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी को अचीव कर सकें, टोटल नंबर ऑफ सीट जो भी मिलती है पार्टी को या फिर उनके लिस्ट वोट में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जो पार्टी होती है या फिर लिस्ट टायर होती है, एक हायर टायर जो मानी जाती है पार्टी की, ठीक है, वो एक कंपेंसेटरी की तरह या करेक्टिव सीट्स की तरह काम करती है, एज एन की कॉम्पेंसेट करने में वो चीज़ें काम आ जाती है। जो भी हम फॉर सपोज कैंडिडेट्स वगैरह को चूज़ कर रहे हैं तो वो कंपेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, लोअर टायर को लाइक जो भी डिसप्रोपोर्शनलिटीज़ है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, तो इसको नॉर्मली जर्मनी या न्यूजीलैंड वगैरह में यूज़ करते हैं, जहाँ पे 2 टाइप की तो होती है, बट मेन फंक्शन जो मेन पावर होती है वो पार्टीज़ के पास होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स है वो उस पार्टी के साथ जुड़ सकता है जिनको सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हुई है, ताकि वो रेक्टिफाई कर सके कि लोगों को उनकी पसंद की पार्टीज़ भी मिल रही है, दैन लोगों को उनकी पसंद की कैंडिडेट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन करती है। वही अगर आप मिक्स मेजॉरिटेरियन
सिस्टम की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट टायर या पार्टी लिस्ट टायर होती है वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, मतलब उनको जुड़ना नहीं, उनके पास सेपरेट सीट्स है कि हाँ मतलब कैंडिडेट्स किसी और को चूज़ किया, उनके पास अलग सीट्स है, पार्टी ने अलग चूज़ किया, पार्टी के पास अलग सीट्स है, ठीक है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैकेनिज़्म नहीं होता जहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी अचीव करना है, तो इसलिए ये सारी सिस्टम मतलब दोनों रूल करते हैं। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट टायर के कैंडिडेट के पास भी उतनी ही पावर है एंड पार्टीज़ के पास भी उतनी ही पावर है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो होता है वो रशिया, जापान, थाईलैंड वगैरह में यूज़ होती है जहाँ पे कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल ये था। हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है हमारी डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। तो सबसे पहली फैक्टर है साइज़ ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी का साइज़ होगा ना, कोई भी कंसिस्टेंसी हो उसका जो भी साइज़ होगा, मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ मेंबर्स वो इलेक्ट करता है। फॉर सपोज किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड का जो चूज़ होता है, अगर उनका एरिया या फिर उनका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर सेलेक्ट होंगे, और अगर किसी जगह का बहुत कम है तो वहाँ पे कम मेंबर सेलेक्ट होंगे। इस तरीके से डिसाइड होती है, मतलब जो भी वोटिंग डिसाइड होती है ना वो ऐसे होती है। देन सेकंड थिंग इज़ जो भी इलेक्ट्रल थ्रेशोल्ड यूज़ की जा रही है पीआर सिस्टम में, थ्रेशोल्ड मतलब जो भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट है जो पार्टी को मिलनी ही चाहिए ताकि वो रिसीव कर सके सीट्स को, कि इतने आपके पास इतने परसेंटेज ऑफ वोट है तभी आपको एक सीट मिल सकती है किसी भी लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो वो चीज़ें फुलफ़िल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो रीज़न है इसके बीच में वो ये है कि ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन ना हो जाए, कि बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी जो गुट आके मतलब उसमें लेजिस्लेचर में आ रहे थे, इसकी वजह से जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए और एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन जो होता है लेजिस्लेचर में उससे बचने के लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये एक डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस सेंस में भी रिड्यूस करती है कि कुछ जो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। वही आप बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। पॉजिटिव साइड में देखें तो ये होता है कि हम मतलब वो जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना उसको बचा रहे कहीं ना कहीं ताकि और ज़्यादा क्लैशेस ना हो। बट अगर हम देखें तो एक तरीके से छोटी छोटी पार्टी को रिप्रेजेंटेशंस भी नहीं मिल पाती इसकी वजह से, ठीक है। तो ये था। एंड देन अब हम आ जाते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रल सिस्टम एक असेसमेंट की ओर, ठीक है। तो मतलब एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे प्लूरलिटी एंड मेजॉरिटेरियन सिस्टम का। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैंने टेक्स्ट में लिखी है गाइस। ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्लूरलिटी और मेजॉरिटेरियन सिस्टम का है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आपको भी नहीं लगेगा। जो हमने प्रीवियसली मैंने आगे एक्सप्लेन किया है ना इन दोनों सिस्टम को, आप वही पढ़ लोगे ना तो वहाँ से आप निकाल सकते हो कि इनकी क्या बेनिफिट्स है, इनके क्या लूप होल्स है, ठीक है। स्टिल अगर आप पढ़ना चाहो तो आप एक बार टेक्स्ट पढ़ लोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएगी, ठीक है। हम आ जाते हैं मिक्स मेंबर सिस्टम का, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आपने देखा होगा जब हमने ऊपर स्टडी किया था तब भी कन्फ्यूजिंग था, तो इसलिए हम इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर में। तो सबसे पहला, ये एक हाई डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इलेक्ट्रल डिस्ट्रिक्ट के को लेके, ठीक है, मतलब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ है क्योंकि कुछ वोट ही वेस्ट होते हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं होता कि वोट वेस्ट हो रहे, क्योंकि मिक्स मेंबर सिस्टम में तो कुछ पार्टी को दे रहे, कुछ कैंडिडेट्स को दे रहे, तो सारे वोट्स तो हो गए, वेस्ट नहीं हो रहे ना कोई भी वोट। जैसे कि फॉर सपोज हमारे मेजॉरिटेरियन सिस्टम में देखें तो अगर किसी भी पार्टी को 75% मिली है, ठीक है, और उसने मतलब अपना सरकार बना लिया, तो बाकी के लोग जिन्हें 25% मिली थी वो तो वेस्ट हो गया ना वो वोट, मतलब वो वैसे ही काउंट होगी। तो इस तरीके से होती है कि इसमें क्योंकि फ्यू ही वोट वेस्ट होते हैं तो इसलिए जो पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इवन जो सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी का जो प्रेजेंस होता है वो एक स्ट्रेंथन करती है किसी भी इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ को, ताकि दो लार्ज पार्टी जो है वो एक इंडिविजुअल सीट्स मतलब गेन कर सके, एक अच्छे नंबर ऑफ सीट गेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि ये हाई लेवल ऑफ कैंडिडेट रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है क्योंकि कैंडिडेट्स रूल करता है उस पार्टी में मिलके, तो इसलिए उसको मतलब ज़्यादा रिकॉग्निशन प्रोवाइड होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि जो भी उनके वोटर्स है, ठीक है, उनके पास एक चॉइस होता है कि वो कैंडिडेट में अलग पर्सन को वोट कर सकती है एंड लिस्ट वोट मतलब पार्टी वोट में अलग कैंडिडेट्स को या फिर अलग पार्टी को वोट कर सकती है, ठीक है। हम आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे जो टेक्स्ट में है, तो मैं आपको वहाँ से बता देती हूँ।
ओके तो इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज ये बताई गई है कि जो क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी कंपोनेंट की, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइक आप बोल सकते हो कि एक सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी है, सिंगल मेंबर उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कम होती है इसके अंदर में, ठीक है। इवन अगर आप एमएमपी सिस्टम की बात करो या एमएमपी मतलब हाँ एमएमपी सिस्टम की बात करो, तो ये जो मिक्स मेंबर सिस्टम है वो ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनलिटी प्रोवाइड करती है। कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि डिसप्रोपोर्शनलिटी को रेक्टिफाई कर सके या प्रॉपर कर सके, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो पर्टिकुलरली द एमएमपी सिस्टम जो होती है, ठीक है, वो पार्टीज़ या जो वोट होती है वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है मैनिपुलेशन का। तो क्योंकि मैनिपुलेशन का वो मतलब स्ट्रेटेजी अपना रही है, तो इसलिए जो बेसिस ऑफ एग्रीमेंट होता है वो मतलब छोटी छोटी पार्टीज़ या लार्ज पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट बनती है जिसके बीच पे सारी वोटिंग पैटर्न होती है कि हाँ हम इस तरीके से ये चीज़ें होंगी अगर ये मतलब जुड़ जाएंगे या फिर वॉट एवर उनकी वो मैनिपुलेशन का काम करती है या एक ग्रुप बनाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है कि जो कैंडिडेट बेस्ड वोट होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है या सिंपथाइजर्स जो होती है लार्ज पार्टी की, ठीक है, वो उनको कहीं ना कहीं होल्ड कर लेती है या फिर अलायंस बना लेती है वो। फॉर सपोज उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई है बट देन वो लार्ज पार्टी है बट देन कैंडिडेट टायर में उन्हें नहीं मिली है, किसी और को मिली है, तो वो उनके साथ टाइप्स कर लेती है ताकि हाँ साथ में होल्ड करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके पास पूरी पावर होती है कि वो कर सकती है। तो एक तरीके से वो मैनिपुलेट कर लेती है, ठीक है। तो कैंडिडेट वोट्स कहीं ना कहीं इस तरीके से वेस्ट हो सकती है, चांसेस है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया। थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो दो अनइक्वल कैटेगरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब एक कैंडिडेट टायर का होता है जो ड्यूटीज़ वगैरह कैरी करती है अपनी कंसिस्टेंसीज़ का, कोई सिक्योरिटी उतना नहीं होता, या फिर वो ऑक्यूपाई करती है मिनिस्ट्रियल ऑफिस और डोमिनेंस वगैरह होल्ड करती है पार्टीज़ के ऊपर, ठीक है, वो डोमिनेंस की तरह प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। एंड देन द लास्ट पॉइंट दैट इज़ जो भी पार्ट नहीं सॉरी लास्ट नहीं लास्ट सेकेंड पॉइंट जो है फोर्थली, ठीक है, तो वो ये होता है कि जो पार्टी के ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एज इन एमएमपी सिस्टम की अगर आप बात करो तो, ठीक है। मतलब जो भी नंबर ऑफ वोट्स उन्हें मिली है पार्टी पे या फिर लिस्ट टाइप पे वो डिटरमाइन करती है कि पार्टी की ओवरऑल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितनी होने वाली है। लास्ट अगर आप देखो तो क्योंकि पार्टी लिस्ट कॉम्पोनेंट जो होती है वो लो लेवल ऑफ कैंडिडेट रिकॉग्नाइज करती है या रिकॉग्निशन देती है, तो इसलिए एफपीटीपी सिस्टम के कंपैरिजन में हम देखो तो वो ज़्यादा बेटर साउंड करती है इससे, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसका बताऊँ ना तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि ज़्यादातर रिकॉग्निशन नहीं मिल जाती है, दो अलग टाइप के लोग होते हैं और दो लोग हैं तो इसलिए डिफरेंस भी है कि कैंडिडेट उनके ऊपर डोमिनेट कर सकता है या पार्टी कैंडिडेट के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग भी कई बार नहीं हो पाती है अगर दोनों के बीच में इवन क्लैशेस आ रहे हैं, मतलब कि हाँ मतलब कैंडिडेट भी जीता है पार्टी भी जीता है, मतलब दोनों के पास इक्वल पावर है, राइट। अब इक्वल पावर है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस तो होंगी जब भी दो सेम पावर के लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड देन नोट्स आपको हमारे साइट पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।